हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज का बनना, या इसे कह सकते हैं एक पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए का बनना। तो इसी को हम रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक पेरेंट डीएनए का अपने से अपनी डॉटर डीएनए का बनाना, ठीक है, इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है, देखिए आपको पता है आपकी सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं, ठीक है। जब एक सेल डिवाइड करके आपका दो सेल में कन्वर्ट होती है, ये जो सेल है इसके न्यूक्लियस के अंदर कहीं जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है। जब ये सेल डिवाइड कर रही है, एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल एक सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट ना करे, ये अपनी कॉपी ना बनाए, तो इस वाली सेल के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी तो जो कोड था, जो भी वो जीन्स कोड कैरी करके चल रहे थे, तो वो कोड अपने को डिकोड नहीं कर पाएगा और उस पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और आपके उस सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। सो सेल्स के डिवीजन के दौरान इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना इज वेरी इसेंशियल, ठीक है। अदरवाइज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। दैट इज वाई डीएनए क्या करता है, सेल डिवीजन के दौरान अपने को रेप्लिकेट भी करता रहता है। जितनी सेल्स बनती जाएंगी, डीएनए अपनी उतनी रेप्लिकास तैयार करता जाएगा। ऑलराइट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों ही सेल्स अपनी डीएनए को रेप्लिकेट करती हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब हम बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की, तो इसको आप एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फोटोकॉपी की मशीन जो होती है, एक ओरिजिनल पेपर की बहुत सारी फोटोकॉपीज बनाती है ना, रेप्लिकास तैयार करती है। लाइकवाइज एक डीएनए भी अपनी फोटोकॉपीज प्रिपेयर करता है। एक डीएनए अपनी दो कॉपीज को रेडी करता है, जिसे उसकी रेप्लिकास कहा जाता है या उसकी डॉटर डीएनए कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे आप देखते होंगे, जो फोटोकॉपी होती है और ओरिजिनल होता है, उनका कंटेंट एकदम सेम होता है, वो एक दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो आपकी डॉटर डीएनए रेडी होती हैं या रेप्लिकास रेडी होती हैं, वो पेरेंट डीएनए से एकदम आइडेंटिकल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये आपका मान लीजिए ये आपका पेरेंट डीएनए था। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये अपनी क्या बनाएगा, ये अपनी रेप्लिकास बनाएगा। और ये रेप्लिकास क्या होंगी, ये रेप्लिकास आपस में भी आइडेंटिकल होंगी और ये पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगी, ये पेरेंट डीएनए से भी मैच करेंगी। अब अगर हम कहते हैं कि ये रेप्लिकास आपस में भी आइडेंटिकल हैं और पेरेंट डीएनए से भी आइडेंटिकल हैं, उससे भी मैच करती हैं, तो आइडेंटिकलिटी कब आती है, जब इस पेरेंट डीएनए का कुछ मटेरियल यहाँ भी ट्रांसफर हुआ होगा, या यहाँ इसका कुछ मटेरियल या कुछ सब्सटेंस होगा जो यहाँ तक भी सुरक्षित रहा होगा, कंजर्व रहा होगा, ठीक है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये समझाने के लिए कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी। उसमें से एक हाइपोथेसिस है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द डीएनए रेप्लिकेशन। ये मैकेनिज्म प्रपोज किया था वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, जिन्होंने बताया था हमें कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करा था, उन्होंने ही हमें डीएनए के रेप्लिकेशन को समझाने के लिए एक सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को बताया। उसको देखते हैं वो क्या कहता है। तो इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। तो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहता है कि ये आपका, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ये आपका था, दिस वाज द पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये आया इसका दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहता है कि आपका पेरेंट डीएनए जो था, इसके जो दो स्ट्रैंड थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे ना, ये एक दूसरे से, इसका एडेनिन इसके थायमिन के साथ जुड़ा हुआ था, इसका थायमिन इसके एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ था वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म कहता है सबसे पहले आपका ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूटेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये दो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड ही है जिसने इस हेलिक्स को बना के रखा है, इस हेलिक्स को मेंटेन किया हुआ है। तो बॉन्ड अगर टूटेगा तो आपके जो ये दो स्ट्रैंड हैं जो इस तरीके से हैं,
ठीक है, और अंदर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ने जोड़ के रखा है। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो इनकी क्या शुरू हो जाएगी, अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं। ठीक है, इनकी अनवाइंडिंग हो जाएगी। अब जब इनकी अनवाइंडिंग होगी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस पेरेंट डीएनए का ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड है ये आपका, लेट मी ड्रॉ दिस, और ये वाला आपका, इसको हटा देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और इनको कहेंगे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास अपना एक कोड होगा। मान लीजिए इसके पास एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर आपका ग्वानिन है, फिर एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर एडेनिन है, फिर आपका एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर सी है। इस तरीके से इसके पास अपना एक कोड है, ऐसे इसके पास भी अपना एक कोड है। मान लीजिए इस तरीके से इसके पास अपना एक कोड है। तो अब क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, ये दोनों स्ट्रैंड ने अपने आप को बॉन्ड को तोड़ा, अनवाइंडिंग करी, और दोनों एक दूसरे से सेपरेट होकर एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करने लगे। अब जो आपके पास न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करेगा, वो इसके साथ पेयरिंग करना चालू करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसने इसके साथ पेयरिंग करना चालू करा। ये एक आप देख सकते हैं, ये एक आपके पास रेप्लिका रेडी हो गई। ऐसे ही दूसरा वाला इसके साथ आपका पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, अब ये वाले जो स्ट्रैंड आया है आपके पास, ये आया है आपके पास किसका, इसे प्राइमर कह सकते हैं आप। ये होता क्या है, ये आपके पास ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करेगा, ये आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे जो एक्सपोज्ड आपके बेसेस हैं इनके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये टी है तो ये अपने एडेनिन के साथ, इसके साथ एडेनिन के थ्रू इसके साथ जुड़ जाएगा। ये ए है तो ये टी के साथ इसके थ्रू जुड़ जाएगा। सो क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपके पेरेंट स्ट्रैंड के टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच करेगा और आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक पेरेंट डीएनए से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो न्यूली सिंथेसाइज्ड डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल रिसीव हो चुके हैं। सो ये है आपका सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व है, वो सुरक्षित है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर। ठीक है, ये वाला नया है, आप देख सकते हैं, विच इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, बट इट हैज वन ऑफ द स्ट्रैंड विच वाज ओरिजिनली द पेरेंट स्ट्रैंड, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ टेम्पलेट स्ट्रैंड हियर। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे प्रोसीड होता है। ऑलराइट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है इसमें एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है, पहले ये बॉन्ड का टूटना, फिर अनवाइंडिंग का होना, फिर आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयरिंग करना, इन सब को प्रिसाइजली आपका स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। देयर आर लिस्ट ऑफ एंजाइम्स विच कंट्रोल ईच स्टेप इन दी डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड के ब्रेकेज की। सो आपका बॉन्ड का ब्रेकेज है तो आपके बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपका डीएनए गायरेज एंजाइम, वो क्या करता है, आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, फिर आता है आपका हेलिकेज एंजाइम, वो क्या करता है, वो ये जो ट्विस्ट इस तरीके से ट्विस्टेड था आपका, वाइंडेड था, उसको आपका हेलिकेज जो है वो उसको अनवाइंड कर देता है। अब जैसी अनवाइंडिंग हो जाएगी तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, दूर जाते रहेंगे, और दूर जाते जाते क्या होगा, जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका आरएनए है जो कि डीएनए से ही बना है वो प्राइमर की तरह काम करेगा। ठीक है, या कहें कि वो एक ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड की तरह काम करेगा। ये जो बन रहा है ये आपके इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जुड़ना शुरू कर देगा। कैसे, इसके पास अपने कुछ बेसिस होंगे, नाइट्रोजनस प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बेसिस होंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास भी अपना यहाँ पर थायमिन है, तो ये एडेनिन इस स्ट्रैंड के एक्सपोज्ड थायमिन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा और आपका आप देख सकते हैं पॉलीमराइजेशन करता रहेगा। इस पॉलीमराइजेशन को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो ऊर्जा चाहिए ये करने के लिए वो उसको मिलेगी ट्राइफॉस्फेट से। इस ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट ग्रुप है। एक फॉस्फेट तो आपका अटैच हो जाता है, यहीं पर वो जुड़ जाता है जब वो अपनी पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है। जो 2 बचे हुए फॉस्फेट्स होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करता है और इस पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स का पॉलीमराइजेशन करने में मदद करता है, और रिजल्टेंट आपको 2 रेप्लिकाज मिलती हैं
जो कि एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होती हैं और पेरेंट डीएनए के भी आइडेंटिकल होती हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं, आप जब देखेंगे रेप्लिकेशन तो डीएनए पर ही रेप्लिकेशन हो रहा है। ये पूरा डीएनए था, इसकी एक जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ। इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या कहें साइट ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस, उनमें आपका एक ही आपका साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन हो सकता है, शुरू हो सकता है। उसी को आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। और उनमें आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 1 सेकंड में आपके ऐसे 50 न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं। 50 न्यूक्लियोटाइड्स 1 सेकंड के अंदर पॉलीमराइज हो सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपका और फास्ट होता है, उसमें 1 सेकंड में आपका 50 to 500 तक का आपका पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन की, कि रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड पर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक ऐसी साइट नहीं है जहां पर रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के स्ट्रैंड्स में बहुत जगह पर ऐसी जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन हो सकता है। तो जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू होता है तो जो मल्टीपल साइट्स थी आपकी ओरिजिन की या कहें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशंस थी, वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। जब जैसे ही आपका प्रोसेस शुरू होती है, व्हेन द डीएनए स्ट्रैंड इज अंडर द प्रोसेस, मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दे मर्ज टुगेदर और एक जगह से आपका रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। वहां पर आपका क्या होता है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर आता है जिसे आप रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, देखिए। रेप्लिकेशन फोर्क का मतलब ये है, ये आपके पास एक स्ट्रैंड था डीएनए का, दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जो डायरेक्शन थी वो थी आपकी 3' to 5', ठीक। यहां पर आपका ओरिजिन ऑफ साइट रहेगा, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे से क्या, ये दोनों स्ट्रैंड काफी क्लोज थे ना, ये दोनों एक दूसरे से क्या जाने लगे, दूर जाने लगे, और दूर जाते जाते ऐसे दूर जा रहे हैं और एक वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेते हैं, और यहीं पर आपका रेप्लिकेशन होता है। इसलिए आप इसको रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, क्योंकि कांटे जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना इसका। सो ये आपका अगर 5' to 3' डायरेक्शन में है तो दूसरा स्ट्रैंड आपको पता है इसके एंटी पैरेलल होगा, तो इसका ओरिएंटेशन होगा 3' to 5'। अब क्या होता है, अब आपको पता है आपका जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, जो आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे या कहें ट्राइफॉस्फेट राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे, वो आपका इस थर्ड एंड वाले, इसको आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, इस लीडिंग स्ट्रैंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन से आपका जुड़ना शुरू कर देंगे। इस पर कुछ आपके बेसिस प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए इस पर ए है, टी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर जी है, फिर सी है, ठीक। तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो कि आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, इस पर भी आपके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे। इस पर अगर एडेनिन है तो इस पर थायमिन होगा जो इसके साथ जुड़ेगा, इस पर थायमिन है तो इस पर एडेनिन होगा, इस पर थायमिन है तो एडेनिन, फिर आपका थायमिन, फिर थायमिन, फिर आपका ग्वानिन। ये तो यूनिवर्सल रूल है, हमें पता है कि एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद द थायमिन एंड ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर विद द साइटोसिन। दैट इज अ यूनिवर्सल रूल, यू कैन से बेस पेयरिंग का ये फंडामेंटल रूल है। तो इसने इसके साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेयरिंग कर ली, ठीक। ये किस डायरेक्शन में पेयर करेगा इसके साथ, ये है आपका थर्ड एंड इस तरफ है, तो ये होगा 5' to 3', ठीक। ये बन गया आपके पास एक नया स्ट्रैंड, ठीक। अब ये जो दूसरा वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इसके पास भी अपने कुछ कोड होंगे, मान लीजिए इसके पास ए है, टी है, फिर जी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर टी है। ये है 5' to 3' वाला। अब इसके ऑपोजिट आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका जुड़ना शुरू होता है, ठीक है। ये इस तरफ को जुड़ता है, ये इस डायरेक्शन में आपका पॉलीमराइज होता है। यहाँ जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा वो उल्टा जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में, ऐसे बनेगा वो, और वो एक साथ नहीं बनता, वो टुकड़ों में बनता है। पहले एक फ्रेगमेंट बनेगा, फिर दूसरा फ्रेगमेंट बनेगा। इस फ्रेगमेंट पर जो बेसिस होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पर एडेनिन होगा, ये थायमिन, फिर आपका ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर थायमिन, और ये दूसरे के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपका जुड़ जाएंगे। एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा थायमिन से, ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। अब क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं इस वाले स्ट्रैंड के। इसको आप कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। दिस इज
लैगिंग स्ट्रैंड। और आप देख सकते हैं ये टुकड़े हैं, तो इन्हीं को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाद में आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है, जिसे आप ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं, जैसे आपका कभी पेज फट जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको ग्लू से जोड़ते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूलर ग्लू है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। सो आप देखेंगे ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज आपके इन छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लेटर स्टेजेस में जाके जोड़ देगा, जो एक गैप बीच में है इसको वो फिल कर देता है, ग्लू की तरह काम करता है, और दोनों फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो फॉर्मेशन करते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की। तो ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। रेप्लिकेशन फोर्क कहता है कि जब आपका एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, देखिए आप एक इस डीएनए के ये एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड था, इसने क्या कर दिया, आपके एक स्ट्रैंड ये तैयार कर दिया, एक स्ट्रैंड ये तैयार कर दिया, तो इसने अपनी 2 डॉटर रेप्लिकास तैयार कर दी, अपनी कॉपीज प्रिपेयर कर दी इसने। दिस इज व्हाट बेसिकली ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी। ये स्ट्रैंड था, इसने आपका इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर जाके अपनी क्या करी, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। वो कैसे टूटा, एंजाइम्स की मदद से। वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइक डीएनए गायरेज इज देयर, डीएनए हेलिकेज इज देयर। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने का, ये जो ऐसे करके हेलिकल है उसको अनवाइंड करने का काम करते हैं। और जैसे ही दोनों स्ट्रैंड आपका, क्योंकि देखिए बॉन्ड ने ही आपके हेलिकल को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो बॉन्ड नहीं रहेगा, तो दोनों हेलिकल एक दूसरे से अनवाइंड करेंगे। जैसे अनवाइंड करेंगे वो सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे और एक वाई जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। सो ये वाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो जो आपके बॉडी के अंदर प्राइमर था, जो कि क्या था एक्चुअली में, ट्राइफॉस्फेट राइबोन्यूक्लियोटाइड, वो यहाँ पर आके जुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसका कौन सा हिस्सा जुड़ेगा आपके इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, जिसके पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे। अगर इस टेम्पलेट्स में आपका यहाँ पर साइटोसिन है तो इसके साथ जुड़ेगा ग्वानिन वाला हिस्सा। इस तरीके से आपका एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज होते रहेंगे, किसकी मदद से, अगेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। फिर वो पॉलीमराइजेशन होगा और एक लंबी आपके पास एक लॉन्ग चेन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड